हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। हम लोग आज एक नया सा टॉपिक पढ़ेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें भी स्फेरिकल सरफेस पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो, रिफ्रैक्टिंग मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन की घटना हो, वहाँ रिफ्लेक्शन की घटना होती थी। तो बस यही चीज़ ध्यान देना है। पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे? क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़े थे? क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वहाँ तक रिफ्रैक्शन की क्रिया हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। क्या? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो, सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। कैसा? स्फेरिकल। स्फेरिकल देखो, SPHERIC। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो देखो, जब स्फेरिकल की चर्चा करें ना कभी भी, तो देखो ध्यान दो, स्फेरिकल। तो मैंने पिछले वीडियो जब स्फेरिकल सरफेस पढ़ा रहे थे उसका वीडियो आपने देखा होगा। तो उसमें भी आपने समझा होगा कि स्फेरिकल जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। जैसे मिरर पढ़े थे ना, मिरर। तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो मिरर जो होते हैं हमारे पास यहाँ से रियल में दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो मिरर हुआ एक प्लेन मिरर और एक क्या हुआ? स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल का फिर से दो पार्ट टूटता था, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये सारे बात आप जानते होंगे। तो उसी प्रकार स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल सरफेस की चर्चा करेगा तो इसका भी दो पार्ट होगा। एक क्या होगा? कनकेव, एक क्या होगा? कन्वेक्स। ये चीज ध्यान देना, समझ में आया? तो एक कनकेव, एक कन्वेक्स। तो यहाँ फिर से वही बात पढ़ेंगे कि कनकेव स्फेरिकल सरफेस क्या होगा और कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या होगा, और उससे रिफ्रैक्टिंग क्या होगा, उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा। देखिए, आप जैसे कि देखो, हम लोग एक चीज़ तो तय है कि रिफ्रैक्शन वहीं होता है जहां सरफेस दो होता है। एक सरफेस में रिफ्रैक्शन नहीं कभी होगा। ठीक है, सरफेस कम से कम दो चाहिए। तो देखिए, यहाँ से जो दो को निकलेगा तो एक क्या निकलेगा? एक निकलेगा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक क्या निकलेगा? कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक क्या निकलेगा आपके पास? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक कन्वेक्स, एक कनकेव। तो देखिए, ये जो कन्वेक्स है और कनकेव है, तो देखो सरफेस है, ये चीज ध्यान देना। क्या है? सरफेस। तो देखो, अगर मैं इस तरह से बनाया, बात को समझना थोड़ा सा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। देखो ध्यान दो, तो अब इस तरह से बनाया और इसको अब इस तरह से बनाया। ठीक है, तो ई वाला पार्ट या ई वाला पार्ट, फिर से समझना, ई वाला पार्ट या ई वाला पार्ट, हमको क्या बनाना है? कनकेव बनाना है। देखो, कनकेव है, तो कनकेव बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? केव, गुफा की तरह चाहिए। तो गुफा की तरह इधर से नजर आएगा इसकी, इधर से नजर आएगी इसकी। तो ई सरफेस आपका क्या कहलाएगा? कनकेव कहलाएगा। तो इधर से थोड़ा देरी के लिए हम समझने के लिए आपको कि एक ये मीडियम होगा, एक ये मीडियम होगा, उसी प्रकार इसके लिए इस तरह से, फिर से समझना थोड़ा। क्या समझना है? ई सरफेस अगर है तो ई कैसा सरफेस है? कनकेव है। क्या होगा? कनकेव। ये कैसा होगा जी? तो ये भी आपके पास कनकेव होगा। लेकिन इधर से देखेंगे तो क्या होगा? कन्वेक्स होगा। तो कनकेव जब बोले तो देखो, ये मान लो कि कोई मीडियम है, कुछ भी हो सकता है आपका, मान लो इस तरह से,
ये भी मान लो कि कोई मीडियम है, इस तरह से। तो देखो ये जब मीडियम रहेगा, ये तो कोई मीडियम नहीं, तो दूसरा पहला मीडियम को एयर मानते हैं, तो ये एयर है। तो इधर से जनरली एयर को ही, अब जैसे मान लो ग्लास का कोई टुकड़ा है, तो ग्लास का ही कोई टुकड़ा है तो इसका सरफेस कैसा है, कनकेव। ये भी ग्लास का टुकड़ा है तो इसका सरफेस कैसा है, कनकेव। इसी को घुमा देंगे तो ये हो जाएगा ना, तो ये सरफेस क्या हुआ, कनकेव। अब कन्वेक्स देखते हैं। तो ये कन्वेक्स जब देखोगे तो मान लो कि इस तरह से मैंने फिर से बनाया, इस तरह के जैसा फिर से मैंने ऐसे बनाया इसको। तो अब हमको क्या चाहिए, कन्वेक्स चाहिए। तो कन्वेक्स चाहिए तो कनकेव को उल्टा वाला सरफेस, तो ई वाला सरफेस क्या होगा, कन्वेक्स होगा। क्या होगा, कन्वेक्स हो। तो ये कन्वेक्स होगा तो यहां से क्या होगा बताओ, ध्यान देना। यहां से आपका इस तरह से, इस तरह से, तो इस मीडियम को सॉरी उल्टा हो गया, कनकेव नहीं बनाना, कन्वेक्स इधर ले लो, उधर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली मीडियम का फर्क होगा। तो देखो इस सरफेस क्या हुआ, कन्वेक्स हुआ। तो इसको कुछ मीडियम मान लो ऐसे, ठीक है। देखो अब इसको देखोगे तो इसको में क्या होगा, इस तरह से कर लो, है ना, इस तरह से। तो ये वाला आपका सरफेस क्या होगा, ये वाला सरफेस क्या होगा, तो ये सरफेस हुआ कन्वेक्स। क्या हुआ, कन्वेक्स। ये भी हो गया कन्वेक्स। तो सरफेस तो समझ में आ चुका है कि कन्वेक्स इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा, कनकेव इस तरह का रहेगा। लेकिन जनरली हमेशा कौन फिगर दिमाग में रखना, तो 1 नंबर इसको फिगर दिमाग में रखना, 2 नंबर इसको दिमाग में रखना। दिमाग में रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कभी भी कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाओ तो ऐसा बनाना, और कन्वेक्स बनाना तो ऐसा बनाना। ऐसा भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन उल्टा, क्योंकि जब इस तरह के रखोगे तो फिर देखो, अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस मानोगे तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ रखना पड़ेगा, इस तरह के रखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, उस तरह से इसमें रखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको इधर रखना पड़ेगा, उस तरह से इसमें रखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा। क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसी के साइड में आपको ऑब्जेक्ट रखना होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्रैक्शन का सरफेस, यानी कनकेव सरफेस ये है तो इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा, ये सरफेस है तो इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा, इस सरफेस है तो इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज ध्यान देना है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग क्लियर हो जाएगा आज। कितना, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और इसके आगे जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही लॉन्ग होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। उसकी भी PDF नोट्स हम आपको दे देंगे। चलिए, तो इसको उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, लिखें या ना लिखें इसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, ये आपके हमारे पास टॉपिक था क्या, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसके कारण जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी फार्मूला कुछ हम लोग ज्ञात करेंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक इसको हम हटा रहे हैं। देखो, जो भी लोग भी वीडियो देखते हो रेगुलर देखो, ठीक है ना। और आपका किसी भी तरह की परेशानी आता है तो कमेंट करिए, या तो फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया रहता है नीचे लिंक में, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम, क्वेश्चन है हमारे पास, ये 12th की फिजिक्स है, कुछ लोग को तो याद है ना, कि भी भूल गए हो। 12th फिजिक्स क्या चल रहा है, रे ऑप्टिक्स। देखिए, तो लिखेंगे हेडलाइन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू denser, refraction from rare to denser, medium at ध्यान देना,
छोटी छोटी पॉइंट है उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सन्स, कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जी ध्यान देना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है क्या कह रहा है जो, लेकिन इसका रियल क्वेश्चन है क्या है, कैसे पूछेगा कुछ समझना। देखो तो ये तो टॉपिक हेडलाइन हुआ, इसको क्वेश्चन के रूप में जो पूछता है वो क्या करता है, ध्यान देना। तो इसको क्वेश्चन के रूप में पूछता है, मिल रूप से दूसरे ढंग से अगर पूछेगा तो पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन, इस तरह से रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 u v r1 एंड r2, इस तरह से। या इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछेगा तो पूछेगा फाइंड द रिफ्रैक्शन फार्मूला, फाइंड द रिफ्रैक्शन फार्मूला फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ये सब भी क्वेश्चन अगर नहीं समझोगा तो जो मेन क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछेगा, प्रूव दैट μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r, सॉरी इसमें r1 r2 ना करेंगे एंड r खाली करना है, ठीक है। r1 r2 होता है एक अगला क्वेश्चन उसमें, इसी को प्रूव दैट है। तो देखो ये क्वेश्चन में ये टॉपिक हम ले रहे हैं, पहला कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कनकेव स्फेरिकल, तो देखो अगर कनकेव लोगे तो इस तरह के सरफेस होगा आपके पास, है कि नहीं। तो इस तरह के जो कनकेव सरफेस होगा, ध्यान देना, इस तरह के, तो ये हमारे पास इस तरह के कोई मीडियम है, ठीक है, इस तरह का। तो मान लो कि ये जो सरफेस है दो मीडियम को अलग करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। हो सकता है बाद में कहा जाए कि μ1 जो है क्या है, एयर है, और ये क्या है, मान लो कोई मीडियम है, ग्लास है, लकड़ी है, कुछ भी हो सकता है आपका, ये मीडियम है, ठीक है। तो ये दो सरफेस को क्या किया, सेपरेट अलग अलग किया। अब मान लो कि इसको हम A और B मान लेते हैं, क्या, A और B, और इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी अब हम लोग को रियल में क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज बनाएंगे, इस तरह की घटनाएं घटेगी यहाँ पर भी। तो देखिए समझना, बात को नहीं समझोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो तो अब क्वेश्चन आपकी तरीका पर डिपेंड करते रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कौन जानता है, तो कोई जानता नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ तो तय है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर, ये चीज़ ध्यान देना है। तो मैं अभी क्या लिखा हूँ, रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी रेयर से कहाँ जाएगा, डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयर में भी जा सकता है, कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैंने अभी क्या लिखा हूँ, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो जब रेयर से डेंसर में लिखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग काम करेंगे। देखिए अब मान लो कि इसका कहीं पर सेंटर है, मान लो यहाँ पर क्या इसका सेंटर C है। अब मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपने क्या किया, एक रे खींचा, रे ऑब्जेक्ट से,
तो एक रे खींचा तो नियम क्या कहता कि चल भैया तुम इधर, लेकिन वो जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कैसे होगा उसको देखना है थोड़ा सा। देखो इस सरफेस को थोड़ा सा हम ऊपर आओ कर देते हैं, जिससे आप हमको फिगर बनाने में आसान होगा। ठीक है, मैंने इस तरह से हम थोड़ा सा कह लें, इस तरह से खाली समझ सकते हैं। देखो तो अब यहाँ से सेंटर से क्या करोगे तुम, सेंटर से क्या करोगे, इस तरह से नॉर्मल खींचोगे। ये आपके पास क्या हुआ, नॉर्मल हुआ ना जी। तो जब ये मीडियम क्या है बोलो, ये मीडियम रेयर है, रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में। डेंसर मतलब डेंजर हम बोलते हैं, जहाँ डेंजर खतरनाक मिला आप उसको ओर शिफ्ट कर दो नॉर्मल की ओर। तो ये क्या होगा, इधर ना जा करके क्या होगा, इस तरह से चलेगा ये, तो ये इस तरह से शिफ्ट होगा। अब देखो एक रे तो इस तरह से भाग गया, कहीं कटा नहीं। अब क्या करो, एक रे और खींच दो, तो एक रे और लोगे तो ये पोल के होते हुए निकल जाएगा इस तरह से बाहर। अब कहीं कटा नहीं तो इमेज तो बना नहीं, तो इमेज बना नहीं तो ये दोनों जो रे जा रहा है, तो ये जो रे इधर की ओर आगे बढ़ा उसको बैक ले लो, तो इसको बैक लोगे पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये कहीं पर कटता हुआ मालूम पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। इस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज, तो वर्चुअल इमेज। तो ये तो डायग्राम हुआ। इसकी अब प्रूफ करेंगे ये वाला, ये क्या है, μ2 बटा भी μ1 बटा यू μ2 माइनस μ1 बटा आर। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो थोड़ा सा बातें को समझ लिए होंगे अगर यहाँ तक, तो मैं फिर से एक बार समझाने का और प्रयास करूँगा जिससे आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कैसे फास्ट में समझ पाते हैं, क्योंकि जितना फास्ट आप समझिएगा उतना हमको लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। देखिए क्या बढ़िया समझिएगा बातें को। इस ऑब्जेक्ट के यहाँ से रे लिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक नॉर्मल यहाँ से सी से मिला के नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर गया। तो नाम अपना देने का है S2 P2 A2 B2 C2 D2, आपकी मर्जी है कि नाम क्या देते हैं। हम आपके हिसाब से या हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं S, ये क्या देते हैं T। ठीक है, चल अब देखो, अब कुछ एंगल मान लो, ये मान लो अल्फ़ा, क्या मान लो अल्फ़ा, ये क्या मान लो बीटा, ये क्या मान लो थीटा, अल्फा बीटा थीटा। तो देखो समझना, अगर इससे पहले आप अभी तक स्नेल का नियम वगैरह समझते आए हो तो ये समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, सच में आसान हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम लोग को प्रूफ कर देना है क्या, ये बहुत आसान भाषा में यहाँ पर समझाऊंगा, बहुत बिल्कुल आसान भाषा में। और एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी मैं PDF नोट्स दे दूंगा, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन देखो जब तक समझ में नहीं आएंगे तो PDF पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इस पॉइंट को समझेंगे आप। देखिए कैसे, अब देखिए ये जो रे गया है तो ये नियम क्या कहता है, आने वाली जो यानी इंसिडेंट रे जो रहता है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है। तो ये नॉर्मल है तो इसका क्या है, ई वाला जो एंगल बनेगा ई वाला, तो ई वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है कि नहीं। तो ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मैंने बोला। थोड़ा सा फिगर को समझना फिर से। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर होगा हमारे पास, है ना जी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, तो ई वाला जो क्या होगा, ये वाला क्या होगा हमारे पास आर होगा। क्यों, क्योंकि इस तरह से जब एंगल बनते हैं तो ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा ना। तो देखो ये आर है तो इसके इस तरह से करस्पॉन्डिंग यहाँ देखो तो ये क्या है, आर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कुछ बातें हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। इस पॉइंट का नाम क्या दिए हैं मैंने, एस दिए, क्या दिए हैं, एस दिए। इस पॉइंट का नाम एस दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल के कुछ पॉइंटेड जो आप एग्जाम में पढ़ते हैं। तो देखिए इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। देखिए अगर आपके पास इस तरह का ट्रायंगल बनता है मान लो, तो अगर हम इसको एंगल को मान लो अल्फा दे दिए, इस एंगल को मैंने बीटा दे दिया, इस एंगल को मैंने थीटा दे दिया, पूछा कि अल्फा का मान क्या हो, तो अल्फा को मैं एक्सटर्नल एंगल बोलता हूँ और ये दोनों जो है इंटरनल एंगल है। तो इसके सामने का जो साइड है यही ना है, तो इस साइड पर दोनों का इंटरनल के योग के बराबर होता है, यानी अल्फा इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस बीटा होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको ही पूरे फिगर में चलेगा, बाकी कुछ नहीं है। देखो कैसे, देखो यहाँ तक समझ रहे हो आप, तो नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे। देखो कैसे, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कुछ रिलेट इसमें कर लेते हैं हम पहले। देखो कैसे,
आप बताइएगा कि ट्रेंगल जब लेंगे तो ट्रेंगल के अकॉर्डिंग टू कि इन ट्रेंगल इसमें क्या होगा जो। तो देखो अगर हम इन ट्रेंगल किस में ले लें बताओ। तो ट्रेंगल ओ एस सी में भी ले सकते हैं। किस में? ओ एस सी में। इन ट्रेंगल ओ एस सी देखो ओ एस सी बड़ा सा ट्रेंगल। तो ये थीटा जो हुआ वो क्या हुआ? एक्सटर्नल एंगल। इसके सामने का साइड ये हुआ, इस पर दोनों कोण एगो अल्फा एगो आई। तो यहाँ से क्या हुआ? इन ट्रेंगल इसमें कितना? थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हुआ? तो आई इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। आई इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। इन ट्रेंगल छोटा वाला एस आई सी, इन ट्रेंगल एस आई सी। तो देखिए एस आई सी में क्या होगा? ये तो एक्सटर्नल ही रहेगा, इसके साइड में ये होगा बी और आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? थीटा इक्वल टू बी नहीं बीटा बोलेंगे, बीटा प्लस आर। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आर इक्वल टू होगा थीटा माइनस बीटा। आर इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत है तो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको समझ से कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग टू? स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। देखो ये सब 10th से आपने पढ़ते आया होगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ या स्नेल्स लॉ। तो देखो 10th में जो स्नेल्स लॉ पढ़ते थे, रियल में क्या पढ़ते थे कि म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, यही ना जी। लेकिन अब थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास हम इस तरह से कुछ बताए थे 1 म्यू 2, तो इसको क्या बोलते थे? म्यू 2 बटा म्यू 1 इक्वल टू साइन आई वटा साइन आर इन। तो अब इसको क्रॉस गुना करोगे तो म्यू 1 साइन आई। तो यहाँ से डायरेक्ट अब 12th क्लास में चले गए हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको लिखोगे म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ यहीं से शुरू करोगे आप। म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। देखिए तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जब देखो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, ये चीज़ ध्यान देना, मैं बताया हूँ पहले से भी कि अगर थीटा स्मॉल हो, अगर साइन थीटा कहीं लिखल है तो इसको इक्विवेलेंट करके आप साइन थीटा इक्विवेलेंट थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से उसी प्रकार क्या लिख सकते हो कि म्यू 1 जो है साइन आई को आई लिख सकते हो, और आर जो है तो आर लिख सकते हो म्यू 2 आर। म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। आई इक्वल टू कितना है यहाँ? तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या है? थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा। आर इक्वल टू क्या है? म्यू 2 इंटू आर। आर इक्वल टू क्या है? थीटा माइनस बीटा। थीटा माइनस बीटा। देखो छोटे छोटे पॉइंट मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ आपको। साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब? जब थीटा क्या हो? बहुत ही स्मॉल हो। इसकी डिटेल मैं पीडीएफ में लिख करके दे दूंगा, आपको वहाँ पर समझ में ज़्यादा आ जाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। देखिए क्या, अब आपको याद होगा कि एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। याद है नहीं? थीटा इक्वल टू एल बटा आर। ध्यान दो, तो अगर कोई भी इस तरह से आपको सर्किल है, अगर यहाँ से इस तरह से आपको रेडियस, ये आपका रेडियस है, अगर ये थीटा है, अगर मान लो कि ए है ये बी है,
ये आर है, ये एल दिया रहता था। तो थीटा इक्वल टू ए बी बटा ओ आर लिखेंगे ना, ओ ए लिखेंगे ना, तो यही ना हुआ एल, आई हुआ आर। तो उसी प्रकार इसमें देखो, जब इसको देखोगे तो ये आपका एल के जैसा काम करेगा और ये वाला सब रेडियस की जैसा काम करेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग देखते हैं। देखो तो अब क्या करोगे, या दूसरा ऑप्शन और भी हमारे पास है जो लॉन्ग मेथड है। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, एक मेथड ये भी है। तो परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो टाइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे और ये बहुत ही अपर्चर छोटा होगा तो एम पॉइंट पी पर नज़दीक हो जाएगा, तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन इतना दिमाग आपको हम नहीं लगाने बोलेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके पास कॉन्सेप्ट ढेर सारा होने से कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्ट में आप समझिएगा। देखिए क्या, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू कितना, एल बटा आर, इस फार्मूला से आपको बन जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान देना, ये समझ गया तो समझिए क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। म्यू1 ये कितना है, थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ। तो देखो ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला को लेना है, तो क्या हो गया, एस पी बटा सी पी। थीटा क्या हुआ, एल हुआ, ये आर, तो एस पी बटा सी पी। यहाँ से लिखो क्या, एस पी बटा सी पी माइनस ये क्या है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखो, अल्फा ये है ना जी, अल्फा ये है, तो इसके सामने भी एस पी और रेडियस में क्या होगा, ओ पी। तो क्या होगा, एस पी बटा ओ पी, एस पी बटा ओ पी इक्वल टू म्यू2, इक्वल टू म्यू2। अब क्या है, थीटा, फिर से थीटा है जी, तो एस पी बटा सी पी, तो क्या होगा, एस पी बटा सी पी, बीटा, बीटा ये है, तो क्या होगा, एस पी बटा आई पी, कितना, एस पी बटा आई पी, ये हमारे पास होगा। थोड़ा सा और इसके आगे लिखते हैं तो देखो क्या होगा, एस पी सब में है ना जी, तो एस पी कॉमन ले लेते हैं, तो एस पी कॉमन लेंगे, म्यू1 अंदर जाएगा तो क्या होगा, म्यू1 बटा सी पी, म्यू1 बटा सी पी, तो क्या होगा यहाँ, म्यू1 बटा ओ पी, म्यू1 बटा ओ पी इक्वल टू म्यू2 अंदर कर दो और एस पी को कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, एस पी बाहर, ये क्या हुआ, म्यू2 बटा सी पी माइनस म्यू2 बटा आई पी। ये अब देखो यहाँ से एस पी और एस पी कैंसिल, एस पी कैंसिल, यानी कहो एस पी साहब का मर्डर हो गया है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ प्रयास करेंगे हम, सी पी है, यहाँ भी सी पी है, सी पी को एक साइड कर देंगे। देखिए क्या, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं था, अगर साइड में लिखते तो ऐसे घेर देंगे आप, आपको इच्छा अनुसार। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसको हम प्रयास करेंगे उन्हें देने के लिए, इसको इन्हें लेने के लिए, तो क्या होगा, म्यू2 बटा आई पी इक्वल टू, सॉरी, म्यू2 बटा आई पी इधर आ गया, माइनस म्यू1 बटा ओ पी, म्यू1 बटा ओ पी। अब क्या है, इक्वल टू म्यू2 बटा सी पी माइनस म्यू1 बटा सी पी, ये वाला सी पी उन्हें चला गया। अब समझो, अब थोड़ा सा देखो, ये आपके तो म्यू1 है और ये म्यू2 है, यहाँ तो बड़ा है आपका म्यू1, यहाँ क्या है, म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, इसलिए बड़ा है क्योंकि ये डेंसर मीडियम, और ये सब तो ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ओ, तो इसकी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू। ये इमेज है आई, तो इसको क्या बोलेंगे, भी। ये सी है तो इसको क्या बोलेंगे, आर, है ना। ये सब तो 10th क्लास से आप जानते हैं। अब देखो तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगा जी, U, लेकिन ये भी पता है साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे, तो साइन कन्वेंशन में कहा जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइड, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ये है, तो जिधर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है और उसके अपोजिट को निगेटिव। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर है ना जी, तो इसको पॉजिटिव मानोगे, लेकिन इधर लोगे तो निगेटिव। तो सब तो पोल से डिस्टेंस माप आता है ना, तो पोल से मेजर करोगे तो पोल से तो इधर हो गया ना जी, तो पोल से जैसे ही इधर हुआ टोटल निगेटिव होगा। तो टोटल निगेटिव कहने का मेरा अर्थ ये है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू, ध्यान देना, बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ई की OP की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, OP की,
उसी की तरह IP की वैल्यू है, उसी तरह से CP की वैल्यू है। तो देखो OP IP CP, तो OP को क्या बोलोगे, OP को बोलोगे -U, IP को क्या बोलोगे -V, CP को क्या बोलोगे -R। ये तीनों बात समझना जरूरी है। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से μ2/IP, तो IP की वैल्यू कितना बोले भाई -V, माइनस μ1 बटा कितना -U इक्वल टू μ2 - μ1 बटा CP। तो CP की जगह कितना हो जाएगा बोलो, इसको कर सकते थे ना इसी को, μ2 - μ1 बटा CP। तो CP की वैल्यू कितना -R। तो देखो माइनस माइनस सब में है, तो माइनस सब में हटा दो, तो क्या हो गया μ2/V माइनस μ1 बटा U इक्वल टू μ2 - μ1 बटा R। यही ना होगा। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूफ हो चुका है, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था स्फेरिकल सरफेस के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार 5 मार्क्स में पूछा गया है, इसलिए इसको सावधानी से आप नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं करिएगा तो आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में या टेलीग्राम चैनल में आप नीचे लिंक दिया होगा, व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, किसी तरह का अगर परेशानी है तो 9006059235 पर संपर्क कर लीजिएगा अगर नोट्स नहीं मिला होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।